हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आज आप देखेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी आखेट खाद्य संग्रह यानी जो चीज़ें वे खाने के लिए इकट्ठा करते थे वहाँ से, और भोजन उत्पादन तक कि भोजन का उत्पादन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार रीडिंग कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर दिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या बताई गई है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तुषार की रेल यात्रा, तो इसमें ये बताया गया है कि तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और उसी दौरान वह खिड़की वाली सीट पर बैठा था। तभी वह बाहर का नज़ारा देखते हुए मग्न हो जाता है और देखता है कि कैसे जो ट्रेन है वो दौड़ रही है और पेड़ पौधे खेत खलियान कैसे पीछे की ओर सब छूटते जा रहे हैं। तभी वह अपने चाचा से पूछता है, और यानी चाचा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वो बताते हैं कि पता है कि 150 साल पहले रेल यात्रा शुरू की गई थी और उसके कुछ दशक बाद ही बस के भी शुरुआत हुई। तो तुषार वहीं पे पूछने लगता है, क्या अगर पहले रेल नहीं होती थी तो पहले लोग यात्रा किस चीज़ से करते थे। ये सारे सवाल उसके मन में उठते हैं। तो चलिए हमें भी आज यही पता करना है कि सच में वाकई में अगर पहले बस ना नहीं हुआ करती थी, यानी ट्रेन रेलगाड़ी कुछ भी नहीं हुआ करते थे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन या यात्रा कैसे किया करते थे। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके मन में यही सवाल उठता था कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, तो क्या वे सारी ज़िंदगी एक ही जगह काटते थे। लेकिन आपको तो पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसा फर्स्ट हेडिंग है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यानी अगर वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उसका रीज़न कारण क्या हुआ करता था। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक हम किन्हें कहते थे, तो हम यहाँ पर आंसर पुट आउट कर सकते हैं। और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। यानी जो खाद्य का संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, भोजन अपना जुटाते हैं, उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें खाद्य संग्रह कहलाती थी। इसमें एक समुदाय हुआ करता था जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर खाद्य का संग्रहण करते थे, और इसके बहुत सारे कारण होते थे। जैसा पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी अगर एक ही जगह आप रहते हैं और वहाँ के संसाधन खत्म हो गए हैं तो आपको दूसरी जगह जाना तो पड़ेगा। इस वजह से वे जाते थे। और दूसरा कारण ये है कि वे जानवरों का शिकार करते थे और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तीसरा कारण यह हुआ करता था कि मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल हमेशा आते थे और उन्हीं की तलाश में वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और चौथा कारण ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, तो इसका मतलब वे पानी की तलाश में झीलों झरनों और नदियों में जाते थे और वहाँ से पानी लाते थे और उनका यूज़ करते थे। तो इस तरह से वे अपना शिकार खाद्य संग्रहण और बाकी चीज़ें किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाकर। तो आपको यहाँ पर चार कारण मिल गए हैं। आप इसको आंसर्स अगर ये आता है क्वेश्चंस कि वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी शुरुआत के जो लोग थे उनके बारे में जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है। तो इनकी जानकारी आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो होते थे
इतिहासकार और बाकी लोग जो इनका निर्माण और उपयोग संग्रह आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे, और यह संभव भी है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप आज देखते हैं, आज जितने भी प्रकार के औजार हैं उन्हें भी देखकर ये चीज़ें अनुमान लगाई जाती है कि उनके बारे में कैसे हमें पता चला और वे इन चीज़ों का कैसे यूज़ करते थे। जैसा कि आप इन चित्रों में देखेंगे कि जो ये पत्थर के औजार हैं, इनका उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता है। यानी लेफ्ट साइड में जो पत्थर दिखाया गया है उनका ये यूज़ है, और जो राइट साइड में दिखाया गया है वे हैं जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। अब यहाँ बात करते हैं रहने के लिए जगह फिक्स करना यानी निर्धारित करना। तो आप देखेंगे यहाँ पर लाल ट्रायंगल वाले स्थान वे जो हैं क्या है, इसे पुरा स्थल कहते हैं, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे स्थान हैं जहाँ आखेटक खाद्य संग्रहक रहते हैं, और मानचित्र में सिर्फ कुछ ऐसे ही स्थान चिन्हित किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है भीमबेटका, और जैसे यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल भीमबेटका, यहाँ हुसगी, ये सारे ट्रायंगल वाले क्षेत्र हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। यानी वे जगह भी ऐसी ढूंढते थे जहां उन्हें मौसम के अनुकूल और संसाधन भी पर्याप्त रूप में मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश था, और इस स्थल पर गुफाएं व जो कंदराएं मिली हैं, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ रहने के लिए लोगों ने जगह क्यों चुनी? तो इसका आंसर आपको मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर मौसम के अनुकूल यानी मौसम से बचने के लिए और बाकी चीज़ों के सामान की प्राप्ति के लिए ये यहाँ रहते थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक शैल चित्र है, जिनसे हमें क्या पता चलता है। यहाँ पर ये गुफाएं होती थी जिनमें बहुत सारी दीवारों पर चित्र मिले हैं। इसमें से कुछ सुंदर उदाहरण है मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं, जो इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब बात करते हैं जो बार बार वर्ड आ रहा था, पुरा स्थल, इसका मतलब क्या है? यानी पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी भी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, यानी थर्ड चैप्टर को आपको देखना जरूरी है ताकि इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। तो चलिए अब बात करते हैं आग की खोज। तो आग की खोज कैसे हुई? यहाँ पर मानचित्र में एक गुफा है, कुरनूल गुफा है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, जिसमें का मतलब होता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। यानी स्टार्टिंग में जो शुरुआती लोग थे उन्होंने आग जलाना सीख लिया था, और आग का इस्तेमाल वे शिकार करने के लिए और रोशनी लाने के लिए और मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया करते थे। यानी अगर जानवर उनके आसपास आते हैं तो भी वे उनका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि नाम और तिथियों, यानी आग का उपयोग हम किस लिए करते हैं, यानी आज के टाइम पे आग आप क्यों यूज़ करते हैं, आग का यूज़ क्यों करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे। तो अब बात करते हैं नाम और तिथियों के बारे में। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े नाम लिखे गए हैं, किनके? जो इतिहासकार हैं और पुरातत्वविदों हैं, उनके नाम आए हैं। और हम आरंभिक काल को वे यानी शुरुआती काल को वे क्या कहते थे? जो स्टार्टिंग एज था उसे ये कहते थे
पाषाण काल यानी प्राचीन काल, जिसे प्राचीन यानी पाषाण यानी पत्थर से बना है, यह नाम प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। यानी जो पहले के औजार, जहाँ पर औजार मिले थे, जिसे आप कहते हैं पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। और यहाँ पर 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी जो पर्यावरण से रिलेटेड चेंजेस हैं उसे हम मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। और इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। और साथ साथ जो आरंभिक पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। और अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब है, कुछ स्थान के नाम दिए गए हैं जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नव पाषाण यानी जब आरंभिक काल स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं बदलती जलवायु, जिसके बारे में आपने अभी ऊपर पढ़ा कि किस वजह से लोग गुफाओं में रहते थे और एक जगह पर टिके रहते थे और क्या क्या चीज़ें उन्हें मिलती थी। तो यहाँ पर बदलती जलवायु, जिसमें आप पढ़ेंगे कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और लगभग गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो देखा आपने कैसे बदलती जलवायु के अनुसार यहाँ पर चीज़ें बदली और एंड में लोगों ने मछली खाना भी शुरू कर दिया। अब बात आती है भोजन के उत्पादन की। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे और शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। और साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। यानी इन्होंने खेती के मामले में जो भी नॉलेज थी, जानकारियाँ थी, वो सारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया, यानी जानवर भी पालने शुरू किए। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह था कुत्ता, जो जंगली पूर्वज था। कुत्तों का जंगली पूर्वज था। और धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। अब जैसा कि अभी आपने देखा, बसने की प्रक्रिया क्या होती थी, यानी जब लोगों ने पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना शुरू की तो उसे ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाने लगा। और ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे और इसी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने और अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें। और ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके
जो भी चीज़ें गुण सुरक्षित रह सकें और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। यानी जो पालतू जानवर होते थे उनके जो दांत हुआ करते थे वे जंगली जानवरों के अनुसार छोटे होते थे। और ये जो बसने की प्रक्रिया है ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आता है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे जैसे बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई, यानी 12,000 साल पहले, और सबसे प्राचीन फसल के नाम क्या है, तो गेहूं और जौ। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो माइंड में हमेशा रहने चाहिए और उनके आंसर्स भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं नए नवीन जीवन शैली की, कि जो नया जीवन शैली आया वो कैसा था और उसमें लोगों का क्या अंतर था पहले के जीवन शैली के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पौधों के बीज को बोकर देखिए, यानी अगर आप पौधों के बीज बोते हैं तो वे विकसित होने लगते हैं और कुछ समय बाद वे, यानी कुछ साल बाद या महीने बाद या कुछ दिनों बाद वे बड़े हो जाते हैं और फसलों के पकने तक और पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल हैं। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता है और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था ताकि आने वाले टाइम में भी वे इसका यूज कर सकें और आगे अनाज का उत्पादन हो। इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियां बुनी तथा जमीन में गड्ढा खोदा। हम बात करते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो वे उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता था और भोजन का एक अच्छा स्रोत दूध को माना जाता था। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी हुआ करता था जो आज भी मौजूद है हमारे जीवन शैली में। आइए अब बात करते हैं स्टार्टिंग के जो आरंभिक यानी कृषक थे और पशुपालक के बारे में। जैसा कि आपने देखा, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी जो या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हुए हैं ना। ऐसा मतलब कि इतिहास में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ चीज़ें पक्की नहीं होती, वे अनुमान के तौर पर बताते हैं और वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही थी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को पहचान कर सकते थे। अब स्थायी जीवन की ओर से आपका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब है कि जब जीवन स्थायी हो और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा न जाना पड़ता हो। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों तथा झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, यानी वर्तमान बुर्ज होम कश्मीर में, और के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यानी गड्ढे को गर्तवास, और सीढ़ियाँ होती थी जिनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे, यानी ये तो होता ही है। अगर यहाँ पर सिचुएशन जैसी है वे उस अकॉर्डिंग काम करते थे।
अब एक ही चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर रिपीटेड है। रिपीटेड इसीलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें प्राचीन काल की गई है, फिर मध्य काल की, फिर नवपाषाण काल की, यानी बहुत सारी जगहों से पत्थर के और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली का मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे पत्थर हैं और इन्हीं का औजार बनाया जाता था, कोई बड़े कोई छोटे, जिनसे कुछ चीज़ें पीसी जाती थी या कुछ चीज़ें चीरना फाड़ना, ये सारे काम किया जाता था। आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ों के चित्र बनाने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नवपाषाण युग के पुरस्कारों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें ये मटका हमें दिख रहा है। और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोगों ने बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया, जैसे उसमें चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। सूक्ष्म निरीक्षण यानी डीपली इन्होंने कुछ रिसर्च किया होते हैं, पर मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है कि ऐसे घर शायद ऐसे दिखते हों तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। यानी मेहरगढ़ यानी यहाँ पर समानता और असमानता की बात की गई है। अगर पहले के घर कैसे थे और आज के घर किस तरह होते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और ऐसी कब्रें मिली है जहाँ कब्र में एक मृतक के साथ बकरी भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी इनकी एक आस्था होती थी कि मरने के बाद भी कोई जीवन है जहां उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपने देखा ये पूरा चैप्टर। तो यहाँ पर एक एडिशन में देखिए फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी कि कैसे ये चित्रकारी है जो 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी और 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें घोड़े, गाय, सुअरों, भैंस, रेनेडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया और इन्हें लौह और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो ये था चैप्टर। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है और उसका आंसर भी इसी में मिलेगा। अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया है तो आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।